Welcome to learning session. It's about the now we are going to discuss the next part of the video that's related to the government sponsored schemes. तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में इन डिटेल हम बात करने वाले हैं. सो मल्टीपल स्कीम्स हैं. मेक श्योर कीजिएगा कि आप सभी स्कीम्स को अच्छे से समझें. फर्स्ट स्कीम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स अ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम. इसको हम DRI स्कीम कहते हैं. वी से टू बी द DRI स्कीम, दैट इज अ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम. सो जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर होते हैं आपने उनको असिस्ट करना है, उनको पॉवर्टी लाइन यानी कि PL से ऊपर लेकर के आना है. एंड पूरे इंडिया के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल है. मेजरली इसमें टारगेट किया गया है वीकर सेक्शन को, राइट, SC ST को, माइनॉरिटीज को, डिजेबल्ड पर्सन को. सो द टारगेट ग्रुप जो है वो वीकर सेक्शन है, दैट इज SC ST कम्युनिटी, माइनॉरिटीज हैं, डिजेबल्ड पर्सन है. एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है कि जिनकी फैमिली इनकम रूरल एरियाज में 18,000 से ज्यादा नहीं है और अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में 24,000 से ज्यादा नहीं है, वो इसमें एलिजिबल है. यानी कि आप पर डे इनकम देखेंगे तो बहुत कम होती है, राइट. रूरल एरियाज में आपकी एनुअल इनकम की बात कर रहा हूं मैं. रूरल एरियाज में एनुअल इनकम पर एनम इनकम 18,000 पे और सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज में 24,000 पे से ज्यादा नहीं है, तो वो इसमें एलिजिबल है. मेन लोन देना किस पर्पज के लिए? प्रोडक्टिव पर्पज के लिए देना है. लेट्स से हायर एजुकेशन पर्पज के लिए, या जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के पर्पज के लिए, या फिर लेट्स से उनके हाथ पांव टूटे हुए हैं तो आर्टिफिशियल लिम्स के लिए परचेज करने के लिए, हेयरिंग एड के लिए, व्हील चेयर के लिए, उन पर्पज के लिए आप ये लोन सैंक्शन करते हो. एंड इवन फॉर लेट्स से हाउस रीडू पर्पज के लिए, राइट, जहां पर घर की मरम्मत वगैरह करवानी है उस पर्पज के लिए भी लोन दिया जाता है. एंड क्वांटम ऑफ लोन कितना रहेगा? मैक्सिमम लोन का जो क्वांटम रहता है वो 15,000 पे रहता है और ये टर्म लोन की फॉर्म में हो सकता है या वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, लेकिन होता प्रोडक्टिव पर्पज के लिए, राइट. 15,000 पे प्रोडक्टिव पर्पज के लिए दे सकते हो. और अगर हाउसिंग के मैंने आपको बताया ना रीडू पर्पज के लिए देना है SC ST को, तो 20,000 तक का लोन दे सकते हो. काइंडली नोट इट डाउन. अगर आपने अदरवाइज लोन देना है, क्वांटम ऑफ लोन देना है हाउसिंग पर्पज के लिए, ये लोन जो है वो 20,000 का दिया जा सकता है, लेकिन टू SC ST ओनली, राइट. बाकी जो पर्सन है उनको हाउसिंग पर्पज के लिए नहीं दिया जा सकता, उनको प्रोटेक्टिव पर्पज के लिए दिया जाएगा, राइट. क्लियर है पॉइंट? अब अगर टारगेट की बात करें, एक तो था टारगेट कम्युनिटी कौन सी है, जिसमें मैंने आपको बताया दिस इज टारगेटेड टुवर्ड द वीकर सेक्शन, SC ST के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, डिसेबल्ड पर्संस के लिए है. लेकिन नाउ इट्स अबाउट द टारगेट कि कितना टारगेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा. मिनिमम जो लेंडिंग करोगे उसका कितना करना पड़ेगा? तो 40% जो पैसा है, जैसे बैंक ने 10 करोड़ डिसबर्स किया तो 40% कम से कम SC ST को जाना चाहिए. एंड 2/3 यानी कि 75% आपका सेमी अर्बन एंड रूरल ब्रांचेस के थ्रू राउट होना चाहिए, राइट. सो दिस इज द टारगेट रिलेटेड टू इट कि 40% कम से कम SC ST के पास एंड 75% कम से कम आपका रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस के थ्रू जाना चाहिए. एंड जो भी लोन दिया जाएगा उसकी क्लासिफिकेशन की जाएगी अदर्स में, वीकर सेक्शन के अंडर. वीकर सेक्शन के अंदर आप इसकी क्लासिफिकेशन करोगे, वेरी मच इंपॉर्टेंट. जो भी DRI का एडवांस देते हो, कोई सब्सिडी अवेलेबल है? नो. नो सब्सिडी इज अवेलेबल. मार्जिन रिक्वायर्ड है? नो. नो मार्जिन इज रिक्वायर्ड. मार्जिन क्या होता है? बोरोर्स कंट्रीब्यूशन. यानी कि जब लोन दिया जाएगा तो बोरोर को कितना पैसा डालना पड़ेगा, तो वो कुछ भी नहीं है, दैट इज नथिंग, राइट. एंड अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, वो भी कितना? 4% पर एनम के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है जिनको आप लोन देने वाले हो, राइट. तो 4% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा. सिक्योरिटी कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट करेंगे ओवर द एसेट. जो भी बैंक ने लोन दिया उसमें जो भी एसेट क्रिएट हुए उसके ऊपर आप हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट करेंगे. कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर रीपेमेंट की बात करें तो मैक्सिमम 5 साल का रीपेमेंट पीरियड है, जिसमें 2 साल का ग्रेस पीरियड भी हो सकता है जब कोई इंस्टॉलमेंट आपको नहीं देनी पड़ेगी. ग्रेस पीरियड भी हो सकता है, राइट. सो दैट्स बेसिकली द ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू DRI एडवांसेस. क्लियर हो गए पॉइंट ये वाले? देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, ठीक है. तो अगर कोई डाउट्स हैं आपके रिलेटेड टू एनी ऑफ द स्कीम्स, एनी ऑफ द थिंग्स, यू कैन बी आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन बी पोस्टिंग इन द चैट बॉक्स हियर, राइट. दैट्स वेरी मच यूजफुल. चलिए अब नेक्स्ट स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं, विच इज रिलेटेड टू द PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. PMEGP स्कीम कहते हैं हम इसको, प्राइम मिनिस्टर
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब बेसिक है क्या, दिस इज क्रेडिट लिंक्ड मार्जिन मनी स्कीम। ठीक है, एक तरह से सब्सिडी दी जाती है इसमें, जो नए आपके माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं उनको भी दी जाती है, प्लस एक सेकेंड लोन दिया जाता है एक्सपेंशन पर्पस के लिए, अपग्रेडेशन पर्पस के लिए, जो यूनिट सक्सेसफुल हो गए हैं उनको। एंड केवीआईसी जो है दैट इज अ नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी होती है यानी कि जो कोई भी लेन देन होगा ना, ठीक है, जो कोई भी स्कीम का मेंटेनेंस का कामकाज होगा वो केवीआईसी के द्वारा होगा, नेशनल लेवल के ऊपर, राइट। एंड स्टेट एंड यूटी लेवल के ऊपर जो एजेंसीज हैं वो भी काम करती हैं इसमें, बैंक्स भी काम करते हैं। एंड ये अर्बन एंड रूरल सभी प्रोजेक्ट्स को कवर करती है, राइट। दैट्स द केस। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। लेवल ऑफ सपोर्ट जो दिया जाता है अंडर द पीएमईजीपी, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिलेटेड टू द न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस, अगर नए यूनिट्स लगाए जा रहे हैं उनके लिए सब्सिडी क्या है, प्रोजेक्ट का सीलिंग अमाउंट क्या है, वो सब चीजें जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं रिलेटेड टू सब्सिडी रेट्स। जो नए आपके यूनिट्स हैं उनके लिए सब्सिडी रेट क्या रहने वाला है, सबसे पहले उनको जानते हैं। सो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जनरल कैटेगरी, तो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए 10% का। और अगर आप अर्बन में हैं, अर्बन एरिया में हैं, तो सब्सिडी रहेगी 15% की, रूरल एरिया में तो 10% बढ़ा दो। याद रखनी दो फिगर्स, एक बेनिफिशियरी की कंट्रीब्यूशन, बेनिफिशियरी की कंट्रीब्यूशन यानी कि एक तरह से मार्जिन की बात कर रहे हैं हम, राइट। मार्जिन मनी कितना रिक्वायर्ड है वो याद रख लो, और अर्बन याद रख लो, दैट्स इट। ठीक है, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा, 10% बढ़ा दो। तो अगर जनरल कैटेगरी से रिलेटेड हो तो 10-15, और अगर स्पेशल कैटेगरी से हो जिसमें एससी एसटी ट्रांसजेंडर्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन के पर्सन हो गए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो गए, डिजेबल्ड पर्सन हो गए, हिल बॉर्डर एरिया के पर्सन हो गए, वो सब इसमें शामिल है स्पेशल कैटेगरी, राइट। तो उनका जो मार्जिन है डेट इज 5%, और 5-25 हो जाएगा। ठीक है, सब्सिडी बढ़ जाएगी, सब्सिडी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। सो 5-25 है। और रूरल सब्सिडी कितनी रहेगी, उसे उस केस में 35% की रूरल सब्सिडी रहेगी, 35% की रूरल सब्सिडी रहेगी। एंड व्हाट वुड बी द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट एलिजिबल फॉर द सब्सिडी, कितना अमाउंट मैक्सिमम होगा। अगर तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सेक्टर है तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो एलिजिबल है, जिसके ऊपर मार्जिन मनी कैलकुलेट की जा सकती है, डेट इज 50 लाख, वो 50 लाख है मैक्सिमम। और अगर बिजनेस या सर्विस से रिलेटेड है तो मैक्सिमम अमाउंट जो एलिजिबल रहेगा डेट इज 20 लाख, फिर 20 लाख रहेगा। और अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है एक्सीड करता है अबव सीलिंग से, तो बैंक फाइनेंस कर सकता है, लेकिन एडिशनल अमाउंट के ऊपर किसी भी तरह की गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दी जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ लेट्स से अगर पर्सन ए को लोन दिया गया है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है, और इसको लोन दिया गया 70 लाख रुपीज का, कितने का, 70 लाख रुपए का लोन दिया गया अगर इसको, ठीक है, तो 70 में से सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का पार्ट होगा जो एलिजिबल होगा, जो एलिजिबल होगा फॉर द सब्सिडी पर्पसेस। एंड 20 लाख के ऊपर किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट सब्सिडी है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, आप इसको शामिल कर सकते हो, स्कीम के अंदर ये शामिल रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बैंक फाइनेंस पैटर्न। अगर नया लोन दिया जा रहा है तो बैंक कितना पार्ट सैंक्शन कर सकता है, मैक्सिमम, बैंक मैक्सिमम पार्ट सैंक्शन करेगा, वही पार्ट है मार्जिन मनी का। नाउ कंट्रीब्यूशन, और वी कैन से सिंपली मार्जिन मनी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ द जनरल कैटेगरी मिनिमम जो आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी वो 10% की रहेगी, और स्पेशल कैटेगरी के केस में 5% रहेगी। अच्छा, अगर अर्बन से रिलेटेड था, सब्सिडी कितनी थी, अर्बन से रिलेटेड जनरल कैटेगरी में कितनी सब्सिडी थी, इट वॉज 15%। एंड इस केस में कितनी, 25% की सब्सिडी थी, और रूरल में 10% बढ़ा दो। रूरल के केस में जनरल कैटेगरी में सब्सिडी थी 25% की, और रूरल के केस में स्पेशल कैटेगरी की परसेंटेज थी कैपिटल सब्सिडी की, ठीक है, 35% की। क्लियर है चीज, राइट। तो उसी चीज को जस्ट हमने तोड़ मरोड़ करके दोबारा लिख दिया यहाँ पर, सो दैट यू कैन बी अंडरस्टैंडिंग इट वेल, नथिंग न्यू इन दैट। फर्दर प्रोजेक्ट कॉस्ट कंपोजिशन, अब ये नए यूनिट के लिए रूल्स हैं। अगर नया यूनिट लगाया जा रहा है, कोई माइक्रो एंटरप्राइजेज यूनिट है, वो यूनिट लगाया जा रहा है, तो जहां पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो प्रोजेक्ट्स जहां पर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, दोज आर नॉट एलिजिबल फॉर द पीएमईजीपी लोन। वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपके लोन में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपेक्स ही नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल अंडर द पीएमईजीपी। एंड अगर कॉस्ट ऑफ लैंड है तो उसको कवर नहीं करना आपने, दैट इज नॉट टू बी कवर्ड अंडर द प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसको प्रोजेक्ट कॉस्ट में कवर नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर रेडी बिल्ट शेड है, या आपने लीज के ऊपर लिया है, या रेंटल वर्क शेड है, उसको शामिल कर सकते हो। लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के लिए मैक्सिमम 3 साल तक का उसका जो किराया भाड़ा होगा ना, उसको शामिल कर सकते हो। ये नहीं अपने लीज कर ली 25 साल की, तो 25 साल का अमाउंट उसमें शामिल कर लेंगे, नो। तो सिर्फ मैक्सिमम 3 साल तक का जो उसका किराया भाड़ा है उसको शामिल कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। क्लियर? फर्दर वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी कैप लगाई गई है। वर्किंग कैपिटल होता है जो आपको एक लिमिट बना दी जाती है, अ लिमिट विच इज गिवन टू यू, रिवॉल्विंग लिमिट यू कैन से, विच इज गिवन टू यू, उसके ऊपर भी कैप लगाया गया। कितना लगाया गया है? अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, मैक्सिमम कैप होता है 40% का, जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट था उसका मैक्सिमम 40%। लेट से ए पर्सन को लोन दिया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, बी पर्सन को लोन दिया जो कि सर्विस से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट था 50 लाख का, और इसका भी प्रोजेक्ट कॉस्ट था 50 लाख का, तो इसको सीसी मैक्सिमम कितनी दी जाएगी? मैक्सिमम सीसी फर्स्ट केस में कितनी दी जाएगी? 40% ऑफ 50 लाख, 50 × 40%, दैट इज 20 लाख, मैक्सिमम हो गया। अच्छा, दूसरे सिनेरियो में 50 लाख का लोन दिया, 50 × 60%, दैट इज 30 लाख, 30 लाख की मैक्सिमम सीसी दे दी, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्लियर हो पॉइंट? ये वाला, ये भी चीज का ध्यान रखना जरूरी है। फर्दर कुछ एक एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, देयर आर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अगर पर्सन बेस्ड एलिजिबिलिटी को समझें तो पर्सन मिनिमम मेजर तो होना चाहिए ना, यानी कि कम से कम 18 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए। एंड वन फैमिली कंडीशन है, एक परिवार से एक ही पर्सन कंसीडर होगा, और फैमिली में क्या शामिल है? सेल्फ एंड स्पाउस, सेल्फ एंड स्पाउस आर कंसीडर टू बी अ फैमिली, राइट। तो एक फैमिली से एक ही पर्सन एलिजिबल है, राइट। एंड मिनिमम एज जो है 18+ चाहिए। एंड फर्दर जिन यूनिट्स को ऑलरेडी कोई सब्सिडी मिली हुई है, स्टेट सब्सिडी मिली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी दी है, वो केस यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे, दोज वॉन्ट बी एलिजिबल। और साथ के साथ आपको डॉक्यूमेंट के रूप में चाहिए आधार कार्ड, मैंडेटरी है, दैट इज मैंडेटरी। अगर देखो, अगर असाइन नहीं हुआ है तो आधार एनरोलमेंट नंबर चाहिए। एंड देखो, कई केसेस में, इन द एक्सेप्शनल केसेस, पैन कार्ड में भी एक्सेप्टेड, लेकिन आधार कार्ड अदरवाइज मैंडेटरी है, राइट। एंड अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको अपना स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, रूरल एरिया सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, राइट। ये सभी चीजें आपको, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एप्लीकेबल जो भी होंगे उनको अपलोड करना पड़ेगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एलिजिबल एक्टिविटीज, जो कि ट्रेडिंग एंड रिटेल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज जस्ट रिलेटेड जहां पर आप प्योर ट्रेडिंग कर रहे हो। प्योर ट्रेडिंग क्या होता है? लाइक आपके पास सामान है, आपने बेच दिया आगे, दैट्स अ प्योर ट्रेडिंग। सेल्स आउटलेट है, ट्रेडिंग होगी ना, प्रॉपर ट्रेडिंग होगी, आप खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, सेल्स आउटलेट है, तो वो परमिटेड है किसमें? जहां पर नॉर्थ ईस्ट रीजन है, या जो LWE अफेक्टेड एरियाज है, राइट, वहां पर परमिटेड है। और वहां पर प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर कैप लगा दी गई अप टू 20 लाख रुपीज। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्योर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। एंड जहां पर रिटेल आउटलेट्स हैं जो कि खादी विलेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, जिन्होंने सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से प्रोडक्ट लिए हैं, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए गए हैं बाय द PMEGP यूनिट्स, राइट, उनको भी एलिजिबल किया गया। दोज आर आल्सो एलिजिबल। लेट्स से कोई यूनिट है, अब उस यूनिट को बनाने के लिए पैसा चाहिए, एंड वो यूनिट जो है वो स्फूर्ति क्लस्टर्स या फिर जो PMEGP के यूनिट्स हैं उनके द्वारा बनाया गया सामान आगे बेच रहा है अपने आउटलेट के ऊपर, तो उनको परमिट किया गया, ठीक है। जो ट्रेडिंग का एलोकेशन कंट्रोल है उसमें तो है, और वो काउंट करेगा, लेकिन उसको अलाउ कर दिया कि PMEGP के अंदर आप लोन ले सकते हो। एंड वो रिटेल यूनिट्स जिनको बैक किया गया बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटी, राइट, जैसे मान लो कोई आपने आउटलेट भी साथ में ओपन कर लिया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, वो भी परमिटेड है, दैट्स आल्सो परमिटेड, राइट। अगर स्टेट लेवल एलोकेशन कैप लगाए ट्रेडिंग एक्टिविटीज के ऊपर, वो भी लगाई गई है कि मैक्सिमम
जो टोटल स्टेट का पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन होती है, लाइक स्टेट अपना कंपोनेंट देता है एंड फर्दर सेंटर अपना कंपोनेंट देता है, तो मैक्सिमम जो टोटल एलोकेशन करनी है, एनुअल फाइनेंशियल एलोकेशन करनी है जो ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए यूज होगा, दैट्स लिमिटेड टू 10% ऑफ ओवरऑल एलोकेशन बाय द स्टेट, राइट। तो ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीज आर द लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा आपको एक आइडिया देता हूं कि कौन सी चीजें अलाउड नहीं है, व्हाट इज अ नेगेटिव लिस्ट फॉर इट, व्हाट इज अ नेगेटिव लिस्ट फॉर इट। तो मीट स्लोटर रिलेटेड बिजनेस इज नॉट अलाउड, राइट। एक्टिविटीज जो कि लोकल अथॉरिटी ने परमिट नहीं करी है वो अलाउड नहीं है। प्लास्टिक कैरी बैग्स वो अलाउड नहीं है, अगर बैग्स जो है उनका जो बेसिकली मोटाई है, ठीक है, उनका जो वेटेज है दैट्स लेसर देन 75 माइक्रोन्स, तो वो अलाउड नहीं है। क्रॉप कल्टीवेशन प्लांटेशन पर्पज के लिए ये चीज अलाउड नहीं है। सो दिस इज रिलेटेड टू नेगेटिव लिस्ट, वो पर्टिकुलर चीजें जो अलाउड ही नहीं है अंडर द पीएमईजीपी। इतना डिटेल स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, राइट। सो फ्लो वर्क क्या रहता है नए यूनिट के लिए, व्हाट इज अ फ्लो वर्क। ऑनलाइन एप्लीकेशन दी, आपका स्क्रूटिनी किया जाएगा, राइट, एंड फर्दर बैंक डिसीजन लेगा 30 दिन के अंदर अंदर, या तो पास कर देगा या फेल कर देगा, यानी कि या तो एक्सेप्ट हो जाएगा प्रपोजल या रिजेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर यस बोल दी है तो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अपना कंट्रीब्यूशन, ईडीपी सर्टिफिकेट ये वो जमा करवाना पड़ेगा, एंड फर्दर इसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को डिसबर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स द केस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिसबर्स कर देगी, ईडीपी कंप्लीट हो गया, अपना कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कर दिया, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद केवीआईसी वैलिडेट कर देता है एमएम क्लेम को, मार्जिन मनी क्लेम को, एंड दैट वुड बी रिलेटेड टू इट, ओके। देन इट्स रिलेटेड टू ईडीपी प्रोग्राम। इसके ट्रेनिंग रूल्स क्या है, व्हाट आर द ट्रेनिंग रूल्स। ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके क्या रूल्स हैं, व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू इट। देखो एक रीट्रेनिंग की एग्जाम्पशन लगाई गई है। क्या एग्जाम्पशन है कि अगर एक एप्लीकेंट ने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले ली है, ऑफलाइन उसने 10 दिन की ट्रेनिंग ले ली है या ऑनलाइन उसने 60 घंटे की ट्रेनिंग ले ली है, तो दोबारा से ईडीपी लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो इस प्रोजेक्ट इसके लिए पीएमईजीपी के लिए ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है ईडीपी सर्टिफिकेट। मैंने ऊपर भी बताया आपको ईडीपी सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन ये क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 10 दिन की, या तो ऑफलाइन या फिर 60 घंटे की ऑनलाइन। अगर आपने ये ट्रेनिंग एक बार कंप्लीट कर ली तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एंड केवीआईसी का ऑनलाइन मॉड्यूल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन का ईडीपी ट्रेनिंग देता है प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को, राइट। नाउ लेट्स हैव लुक एट द मार्जिन मनी का क्या किया जाएगा, लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, वेरिफिकेशन कैसे होगी, वो सब चीजें। अब जो भी मार्जिन मनी दी जाएगी, मार्जिन मनी जो होगी, ठीक है, जैसे वो आपको रिसीट हुई है, जैसे आपको मिलती है, तो मार्जिन मनी को टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में रखा जाएगा, ठीक है, ब्रांच लेवल के ऊपर ही बेनिफिशियरी के नाम में। लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा इसके ऊपर। जो भी आपका टर्म डिपॉजिट है उसके ऊपर कोई भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ लोन के उतने अमाउंट के लिए कोई इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो कि आपको जो सब्सिडी मिली है, आपको जो कैपिटल सब्सिडी मिली है डेट इज अमाउंटिंग ₹15 लाख, तो 15 लाख की एफडी हो गई आपके नाम में बैंक में, और 15 लाख के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग जो 15 लाख का लोन अमाउंट है उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज अपॉन इट, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड मार्जिन मनी एडजस्टमेंट। सी उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी नए यूनिट्स के लिए मैंडेटरी है। फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले, मार्जिन एडजस्टमेंट से पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, राइट। एंड इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन को समझना जरूरी है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट क्या डेफिनेशन है, यू विल बी कंसीडर्ड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी है उसके बाद 6 महीने बाद, राइट, उसके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नॉट पे कर दी, सॉरी, जब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया है उसके बाद 6 महीने के बाद आपको इस्टेब्लिशमेंट कंसीडर किया जाएगा एज पर द पीएमईजीपी। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो आपकी स्टार्ट होगी इस्टेब्लिशमेंट डेट के 2 साल के बाद,
जब इस्टेब्लिशमेंट डेट आ गई, जो कि आपके डेट ऑफ रिलीज ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के 6 महीने के बाद से आपको काउंट किया जाएगा। उसके बाद आपको 2 साल के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी स्टार्ट होगी। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन को लॉक इन पीरियड जो 3 साल का होता है उसके कंप्लीट होने से पहले पहले फिजिकल वेरिफिकेशन का खत्म होना जरूरी होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इन पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हैं। जैसे जो आपको पैसा दिया जाता है सब्सिडी के तौर पर, राइट, उसको एडजस्ट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ लॉक इन पीरियड के बाद। एंड पॉजिटिव वेरिफिकेशन होनी चाहिए। एंड फर्दर आईए का इंस्पेक्टिंग जो एजेंसी है उसका एक एडजस्टमेंट लेटर दिया जाएगा। ये तीनों चीजें आपके पास मिल जाएंगी। तो जो आपके नाम पर एफडी थी जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके लोन अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा था, तो उसको एडजस्ट किया जाएगा आपके लोन अमाउंट में, राइट। अदरवाइज इट वॉन्ट बी एडजस्टेड। फिर बात आती है रिलेटेड टू द सेकेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द सेकेंड लोन, सेकेंड फाइनेंशियल जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, जो एक्सपेंशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए दिया जाता है अमाउंट, उसके रिलेटेड। अब इस केस में जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है ना प्रोजेक्ट कॉस्ट की, डेट इज मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो 1 करोड़ की है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट इज 1 करोड़ रुपीज एंड फॉर सर्विस और ट्रेडिंग पर्पसेस इट इज 25 लाख रुपीज। अच्छा, जो शुरू में हमने लिमिट पड़ी थी वो कितनी थी? व्हाट वाज द लिमिट जो हमने सबसे पहले कवर की थी? अब जब पहली बार लोन दिया जा रहा था तब कितना अमाउंट था? तब वो अमाउंट था मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख का, और ट्रेडिंग पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए 20 लाख का कैप लगाया गया था। 20 लाख का कैप था। लेकिन जब सेकेंड लोन मिल रहा है, तो उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अमाउंट एलिजिबल है डेट इज 1 करोड़ रुपीज, एंड सर्विस और ट्रेडिंग के लिए जो अमाउंट एलिजिबल है डेट इज 25 लाख रुपीज। लेकिन सब्सिडी कम होगी, और सब्सिडी इज नॉट लिंक विद द कैटेगरी, वो कैटेगरी के साथ लिंक नहीं है, राइट। अब उसको लिंक कर दिया जस्ट कि 15% सब्सिडी मिलेगी, 20% मिलेगी एनईआर में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में एंड हिल स्टेट्स में, अदरवाइज 15% मिलेगी। और अगर सर्विस रिलेटेड है तो भी 15% मिलेगी। यानी कि सब्सिडी अमाउंट जो है अब वो सेम कर दिया दोनों सिनेरियोज में। एंड मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट भी यहां पर कैप लगा दिया गया है। मैक्सिमम कैप लगाया गया है 15 लाख रुपए का फॉर द नॉर्मल, एंड 20 लाख रुपए का फॉर द हिल एंड एनईआर रीजन्स। एंड फॉर दिस केस, for the service trading it is 3.75 lakh and 5 lakh rupees for the NER and hill state regions, right? और मार्जिन मनी कितना रहेगा? कंट्रीब्यूशन जो देना पड़ेगा बोरर का, बोरर यानी कि बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन कितना है? 10% का फॉर ऑल द केसेस। फॉर ऑल द केसेस इट इज टू बी 10%। एंड बैंक लोन जो होगा वो देखो, एक पार्ट जो है आप दे सकते हो सीसी लिमिट की फॉर्म में, एंड बाकी जो है दैट शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ द टर्म लोन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोजेक्ट कॉस्ट कंपोजिशन। सी, अगर आप अपनी खुद की बिल्डिंग बना रहे हो, तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट की मैक्सिमम जो चीज बीच में शामिल रहेगी, कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट शामिल रहेगी, 25% से ज्यादा का अमाउंट आप उसमें शामिल नहीं कर सकते। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें आपका शामिल रहेगा वो 60% से ज्यादा नहीं हो सकता। कैपेक्स 60% से ज्यादा नहीं हो सकता, 60% तक का हो सकता है। यानी कि वर्किंग कैपिटल जो दी जाएगी वो 40% की दी जाएगी। वर्किंग कैपिटल लिमिट जो मैक्सिमम दी जा सकती है वो 40% की, और जो टर्म लोन दिया जा सकता है मैक्सिमम वो 60% तक का दिया जा सकता है, राइट। अब सेकेंड लोन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस? पहली चीज कि मार्जिन मनी जो है, पहला जो लोन दिया गया था स्टिपुलेटेड टाइम में, मार्जिन मनी को एडजस्ट कर दिया गया हो, ये सबसे पहली कंडीशन है। उसका मतलब होगा कि पॉजिटिव वेरिफिकेशन हो चुकी है, आपने डॉक्यूमेंट एडजस्ट कर दिए हैं, सब चीजें सही रही हैं। एंड यूनिट जो है वो कम से कम 3 सालों से प्रॉफिटेबल रहा हो। यूनिट का प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। एंड आपने सेम बैंक के पास अप्लाई करना है, ठीक है, या फिर दूसरे बैंक के पास जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सेकंड लोन से पहले, वैसे तो मैंने आपको पहले लोन में बता दिया था कि उद्यम रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, लेकिन इस केस में फिर से बता दिया गया कि सेकंड लोन गाइडलाइन के हिसाब से उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है, ताकि उसे एमएसएमई में रिक्वायर्ड माना जाए, उसको कंपीटेंट माना जाए। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सेकंड लोन शुड लीड टू एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि आपको जो प्रपोजल देना वो यही बताना है कि हम एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएंगे, दैट द
more persons will be hired and employment will be increasing, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। एंड सेकेंड असिस्टेंस जो होगी वो एक्सपेंशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट। अच्छा, प्रोसेसिंग टाइमलाइन क्या है? व्हाट इज द प्रोसेसिंग टाइमलाइन? जो आईए स्क्रूटिनिटी है दैट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज, और 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि भाई एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। और बैंक अप्रेजल जो है वो कर देगा विद इन 60 डेज। एंड सब्सिडी को रिटेन करना पड़ेगा फॉर 18 मंथ्स, 18 महीने, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पिछले केस में क्या था? फर्स्ट केस में दिस वाज 3 इयर्स, बट नाउ दिस इज 18 मंथ्स, 1.5 इयर्स। कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। एडजस्टमेंट ट्रिगर क्या? जब आपके एक्सपेंशन हो गई है और ज्वाइंट फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई है, बैंक ने, इंस्पेक्टिंग एजेंसी ने इंस्पेक्शन कर ली है, उसके बाद एडजस्टमेंट किया जाएगा लोन अमाउंट को। एंड थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जाएगी बाय द केवीआईसी, ठीक है, इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू। फ्रॉम द कंप्लीशन डेट से 2 साल के अंदर अंदर केवीआईसी जो है वो उस पर्टिकुलर यूनिट की क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे, राइट। एंड बेनिफिशियरी जो है वो सीजीडीएमएससी कवर ले सकते हैं, एप्लीकेबल फीस को पे करते हुए दे कैन बी ऑप्टिंग इनटू सीजीडीएमएससी, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द पीएमईजीपी, दैट्स ऑल अबाउट द पीएमईजीपी 2.0। सो बेसिकली टोटल जो नई गाइडलाइंस हैं, अपडेटेड गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में हमने बात करी है इन डिटेल। आई होप कि आपके सभी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू एसआरएमएस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एसआरएमएस, ये सभी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआरएमएस रहता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स। मैनुअल स्कैवेंजर वो पर्सन होते हैं, या कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, वो एजेंसी हो सकती है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को, राइट, उसको मैन हैंडल करते हैं, या फिर उसको मैनुअली क्लीन करते हैं, कैरी करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं। दोज आर सेड टू बी मैनुअल स्कैवेंजर्स। एंड जैसे ही आप इनको आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफिकेशन के बाद आप इनको कैश असिस्टेंस दे सकते हो 40,000 रुपए तक का, 40,000 रुपीज तक का कैश असिस्टेंस देते हो, जिसको अपने मंथली इंस्टॉलमेंट करनी होती है। एंड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है 7,000 रुपीज की, राइट, दैट इज टू बी डन। ये चीज आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी, कैश असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब इनको आप लोन भी दे सकते हो। अगर आप सैनिटेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट देते हो तो 15 लाख तक का लोन दे सकते हो। अगर कोई और प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रहे हो ताकि अपना जो दिनचर्या है उसको बदले, तो आप 10 लाख तक का लोन दे सकते हो। यानी कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होते हैं, आप इनको 10 लाख तक का लोन दे सकते हो अदरवाइज जनरली, एंड 15 लाख तक का लोन दे सकते हो इफ दिस इज रिलेटेड टू सैनिटेशन, अगर सैनिटेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। अब इसमें कैपिटल सब्सिडी भी अवेलेबल है। नाउ व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल सब्सिडी इज अवेलेबल? अगर तो लोन 2 लाख रुपए तक का है तो 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आप इनको कैपिटल सब्सिडी दे सकते हो, राइट। एंड अगर 2 से 5 लाख तक का है तो 1 लाख प्लस 33.3% जो है आप इनको मैक्सिमम सब्सिडी दे सकते हो। अगर 5 से 10 लाख है तो 2 लाख रुपए एंड 25%, और अगर 10 से 15 लाख तक का है तो मैक्सिमम सब्सिडी रहेगी 3.25 लाख की, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है, वो 4 to 6% हो सकता है बेस्ड अपॉन द लोन अमाउंट। एंड इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करें, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, देखो 3 तरह की सब्सिडी हो गई। एक सब्सिडी हो गई, सॉरी 2 तरह की सब्सिडी है। एक है कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी यानी कि जो लोन था उसी के अंदर पूरी की पूरी सब्सिडी मिल जाएगी। दूसरा है इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी जस्ट लाइक, जैसे लेट्स से बैंक इज चार्जिंग 9%, लेकिन आप एलिजिबल हैं 5% के लिए, तो 4% का जो अमाउंट है वो भी सब्सिडी के तहत पे ऑफ किया जाएगा। आपके ऊपर जो नेट इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा वो 5% का रहेगा, ठीक है। वही चीज मैंने यहां पर बताई है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा वो लोन के बेस पर 4 से 6% का एप्लीकेबल हो सकता है। 4 से 6% का जो इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल हो सकता है। देन इट्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट सब्सिडी। देखो जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है दैट विल बी पेएबल, जैसे आपको बताया। एंड मोरेटोरियम वुड बी ऑफ 2 years। मोरेटोरियम होता है रीपेमेंट हॉलीडे, वी से मोरेटोरियम टू बी रीपेमेंट हॉलीडे। नो व्हाट इज रीपेमेंट हॉलीडे? जिसके दौरान आपको एज सच कोई इंस्टॉलमेंट जमा करवाने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड।
इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उस टाइम के दौरान, लेकिन कोई इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगा, 2 साल का रहेगा। एंड आपको ट्रेनिंग के दौरान स्टाइफंड मिलेगा 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का स्टाइफंड मिलेगा आपको हर एक महीने, राइट। एंड व्हाट विल बी द रीपेमेंट पीरियड, द रीपेमेंट पीरियड, ठीक है, फॉर द प्रोजेक्ट अगर 5 लाख तक का है तो रीपेमेंट पीरियड 5 साल तक का है, और अगर 5 लाख से ज्यादा है फिर 7 साल तक का रीपेमेंट पीरियड है। देन इट इज अप टू 7 years। अगर 5 लाख तक का है तो 5 साल का, और अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 7 साल का आपका रीपेमेंट पीरियड रहेगा, इंक्लूडिंग द मॉरेटोरियम पीरियड, मॉरेटोरियम पीरियड को बीच में शामिल करते हुए, राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.